एपिसोड 21 सतरंगी ससुराल वालों ने की सतरंगी स्वागत और अक्षत की इरिटेशन। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ ही देर बाद गाड़ी की पिछली सीट पर अक्षय, मनोहर जी और पीहू बैठी हुई थी। पीहू की गोद में कुहू बैठी हुई थी। गाड़ी इतनी ज्यादा बड़ी थी कि एक साथ 10 लोग आराम से बैठ सकते थे। फिर 3 लोगों को क्या ही परेशानी होती। मनोहर जी थोड़े से डरे हुए थे कि मल्होत्रा फैमिली कैसी होगी, क्योंकि भले ही वह बहुत ज्यादा अमीर थे पर मल्होत्रा फैमिली दुनिया की नंबर 1 फैमिली थी और वह भले ही इंडिया के सबसे अमीर लोगों में आते थे, फिर भी दुनिया के नंबर 1 अमीर परिवार की तुलना करना उनसे गलत ही होगा। पर फिर भी मनोहर जी को यकीन था कि अगर अक्षय की शादी के लिए तैयार है तो उसके परिवार वाले भी कभी मना नहीं करेंगे। पीहू धीरे अपने सरने सर को धीरे से सहला रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि जैसे ही वह मल्होत्रा परिवार में एंट्री करेगी उसे एक से बढ़कर एक नमूने देखने को मिलेंगे। को चुपचाप पीहू की उंगलियों से खेल रही थी। उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वह तो इसी बात से खुश थी कि आज उसे उसकी क्यूट लिटिल मम्मी मिलने वाली थी। जब भी वह अपने स्कूल में किसी को अपनी मम्मा के साथ देती थी, उसका भी दिल करता था कि कोई उसकी मामा हो जो उसकी केयर करे। भले ही हमेशा संगीता जी, वसुधा जी उसे माँ की तरह ही प्यार करती थी, पर माँ और दादी में हमेशा ही फर्क होता है। कुछ ही देर बाद उनकी कार एक प्राइवेट एरिया में एंटर हुई। यह प्राइवेट एरिया सिर्फ मल्होत्रा फैमिली के लिए ही बुक था। यहाँ से लेकर 50 एकड़ तक कोई दूसरा बंगला नहीं था और पूरी जमीन सिर्फ मल्होत्रा फैमिली की थी। वहां से अंदर जाने के लिए सिर्फ कुछ ही लोगों को परमिशन थी। वहां से एक बड़ा सा रास्ता बना हुआ था और वहां से अभी भी मल्होत्रा मेंशन 5 किलोमीटर की दूरी पर था। 5 किलोमीटर की लाइन में सिर्फ बॉडीगार्ड्स खड़े हुए थे। यह सब देखकर मनोहर जी की आंखें बड़ी हो गई। वह भी बहुत ज्यादा अमीर थे, पर उन्होंने आज तक इस तरह का इंतजाम नहीं देखा था। पर फिर उन्हें याद आया कि यह दुनिया की नंबर 1 फैमिली है, तो इन पर खतरे भी हद से ज्यादा होंगे। इसी वजह से शायद इतने ज्यादा बॉडीगार्ड्स वहां पर तैनात किए गए होंगे। यह बात मनोहर जी समझ सकते थे। पीहू को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पिछली बार भी जब वह यहां आई थी तब इतने ही ज्यादा लोग थे। उनकी गाड़ी एक बड़े से रास्ते से गुजर रही थी, जिसके दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे और बॉडीगार्ड तैनात थे। इसी तरह 4-5 किलोमीटर का रास्ता खत्म हुआ और उनकी गाड़ी आलीशान मल्होत्रा मेंशन के आगे आकर रुकी। मल्होत्रा मेंशन दिखने में किसी अजूबे से कम नहीं था। उसकी सुंदरता इतनी थी कि कोई अगर एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। सफेद कलर का संगमरमर का बना मल्होत्रा मेंशन, जिसका इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए रशिया, इटली, न जाने किन किन देशों से आर्किटेक्ट आए हुए थे, जिन्होंने इस खूबसूरत मेंशन को बनाया। उस मेंशन की सुंदरता देखकर तो एक पल के लिए मनोहर जी भी हैरान हो गए। पूरी मुंबई में उनका मेंशन भी कम सुंदर नहीं था, पर मल्होत्रा मेंशन के सामने कुछ भी नहीं था। आज तक कभी मल्होत्रा मेंशन की कोई फोटो मीडिया में नहीं आई थी, क्योंकि इसकी इजाजत नहीं थी। इस वजह से आज तक किसी ने मल्होत्रा मेंशन नहीं देखा था और मल्होत्रा मेंशन में वही लोग आ सकते थे जो मल्होत्रा फैमिली के बहुत ज्यादा क्लोज हो। बड़े बड़े बिजनेस में आंधी यहाँ आने के लिए तरसते थे, पर उनके नसीब में शायद यहाँ आना नहीं लिखा था। इस वजह से अगर मल्होत्रा फैमिली कोई पार्टी तो करती थी तो वह पार्टी दूसरे मल्होत्रा मेंशन में होती थी, जो भी किसी महल से कम नहीं। असल में अपने दुश्मनों को चकमा देने के लिए 2-2 मल्होत्रा मेंशन मुंबई में बने हुए थे, जिनमें से एक में मल्होत्रा फैमिली रहती थी और दूसरे में लोगों को लगता था कि रहती है, पर असल बात क्या है तो मल्होत्रा फैमिली ही जानती थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी बड़े से आलीशान महल जैसे घर के आगे आकर रुकी। घर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था मल्होत्रा मेंशन। गाड़ी से बाहर मनोहर जी ने जैसे ही अपने कदम रखे, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी स्वर्ग में कदम रखा है।
क्योंकि मल्होत्रा मेंशन के चारों तरफ हरी भरी वादियां, गार्डन और फूल लगे हुए थे, जिससे वहां का माहौल खुशनुमा बना रहा था। शहर से बाहर ही शांति, पंछियों की चिड़चिड़ा उन्हें सुकून पहुंचा रही थी। वह मुस्कुराते हुए घर को देख रहे थे। तभी पीहू भी बाहर निकली और उसके हाथ को अपने छोटे से हाथ से पकड़कर कुहू भी अपने छोटे छोटे कदमों से बाहर निकली। अक्षर बिना किसी भाव के अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे को देखकर कह पाना मुश्किल था कि इस वक्त वह खुश है या फिर उदास। जैसे ही अक्षय ने मनोहर जी को इतनी खुशी से घर को देखते हुए देखा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आखिर कौन सा दामाद खुश नहीं होगा कि उसके ससुर को उसका घर और उसका रुतबा पसंद है। अक्षय ने अपनी आवाज को नरम करते हुए मनोहर जी से कहा, चलिए दादाजी, वही अपने लिए। दादाजी सुनकर मनोहर जी हैरानी से अक्षय को देखने लगे। उनकी हैरानी देखकर अक्षय ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, पीहू मेरी होने वाली वाइफ ही है, तो आप भी मेरे होने वाले दादाजी हुए, क्योंकि जो उससे जुड़ा हुआ है वह अब मुझसे भी जुड़ा हुआ है। इतना कहकर अक्षय बिना किसी एक्सप्रेशन के सीधा अंदर चला गया। अक्षय का जवाब सुनकर मनोहर जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। आखिर इतना बड़ा इंसान जिससे मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है, वह उन्हें अपने मुंह से दादाज कह रहा था। यह उनके लिए कितने सम्मान की बात थी, यह मनोहर जी ही जानते थे। अक्षय के पीछे पीछे पीहू का हाथ पकड़कर चल रही थी और उसके पीछे मनोहर जी। जैसे ही वह चारों दरवाजे पर पहुँचे, चारों की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि दरवाजे पर ही अक्षय की मां संगीता जी, अक्षय की चाची कृपा जी बड़ी बड़ी 2 थालियां जिनमें आरती का सामान रखा हुआ था वह लेकर खड़ी हुई थी और दरवाजे पर ही आलते से भरी हुई थालियां रखी हुई थी। उनके ही पीछे, उन दोनों के पीछे सात्विक और साहिल पागलों की तरह अपने हाथों में फूलों की माला लेकर खड़े हुए थे और उनके साइड में ही अवनी बड़ी सी थाल में चॉकलेट से भरी थाली लेकर खड़ी हुई थी और उनके साइड में अक्षय के पिता संजय जी और चाचा करण जी बिना किसी एक्सप्रेशन के उदास समूह बनाकर खड़े हुए थे और सबसे आखिर में दादाजी और दादी जी एक दूसरे को गले लगाकर हाथों में हाथ डालकर किसी नए नवेले जोड़े की तरह मुस्कुरा कर खड़े थे। उन सभी को देखकर अक्षय ने अपनी आईब्रो उसका आते हुए कहा, कौन सी नई नौटंकी खुली है, आप सबने बता दीजिए, आप सबको भेज देता हूँ नाटक करने के लिए। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने गुस्से से कहा, तू चुप कर, खोदते दे पुत्र, हमेशा सड़ी हुई शक्ल बनाकर हम सब से बात करता है, तू परे हट। आज मेरी बहू आने वाली, मेरा बचपन का सपना जब से तू पैदा हुआ है, जब तू डायपर में सुसु पोटी भी करता था तब का सपना है कि मुझे मेरी एक प्यारी सी बहू मिले, पर तेरे जैसे नालायक की वजह से मुझे तो लगा था कि मेरा यह सपना अधूरा ही रह जाएगा। पर आज मुझे गर्व है मेरी पोती पर जिसने मेरे लिए बहू ढूंढी। इतना कहकर उन्होंने गर्व भरी मुस्कान भी। अक्षय उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। वह अच्छे से जानता था कि उसका पूरा घर एक से बढ़कर एक नमूनों से भरा हुआ है, जो उसकी किसी भी बात का गलत ही मतलब निकालते हैं। इसीलिए उसने अपना सर झटका और आगे बढ़ने को ही हुआ कि उसे जोर से चिल्लाने की आवाज है। वहीं पर रुक जाओ, यह किसी और की नहीं वसुधा जी की थी। वसुधा जी जल्दी से आगे आए। उन्हें इस तरह से खुद से दूर जाता देख ओम जी का मुंह बन गया और वह जल्दी से आकर उनके साइड में खड़े हो गए और उन्हें अपने सीने से लगाकर उन्होंने जल्दी से अपने करीब खींच लिया, जैसे अगर उन्होंने एक पल के लिए भी वसुधा जी को छोड़ा तो कोई उनकी प्यारी बीवी को उनसे चुरा कर ले जाएगा। उनका रिएक्शन देखो, अगर किसी ने ज्यादा रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि यह रोज की बात थी। शिवाय मनोहर जी हैरानी से इस ओल्ड कपल को देख रहे थे, जिनका प्यार देखकर नए नवेले जोड़े भी शर्मा जाए। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अक्षय ने गुस्से से कहा, क्यों मुझे अंदर आने से रोका आपने? अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने एटीट्यूड से कहा, क्योंकि यह मेरा घर है और आज मेरी बहू पहली बार हमारे घर आ रही है, तो मुझे तुम दोनों का साथ में गृह प्रवेश करना है।
अक्षय कुछ कहने को ही हुआ कि उसे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, तुम नालायक लड़के कभी हमारी बात नहीं सुनते। उसने आवाज की दिशा में देखा जहां पर उसके पापा उसे गुस्से से घूर रहे थे। वह जानता था कि क्यों उसने अपने पापा को इग्नोर किया और आगे बढ़ने कोई हुआ कि संगीता जी ने कहा, तू अंदर नहीं जा सकता। सभी लोग उसके आगे इस तरह से खड़े हो गए जैसे अगर वह अंदर गया तो सभी उसे अभी पीटने लग जाएंगे। थक हार कर अक्षय चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। उसे हार मानता देख सभी मल्होत्रा फैमिली के लोग खुश हो गए। संगीता जी ने अक्षय से कहा, अब तुम मेरी होने वाली बहू का हाथ पकड़ो और अंदर आओ। कुहू ने खुशी से पीहू का हाथ अक्षय के हाथों में दिया और चुपचाप अंदर आकर अपने दादी और छोटी दादी के बीच खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। पीहू को काफी अजीब लग रहा था और उसकी दिल की धड़कन काफी बढ़ हुई थी अक्षय के हाथ को पकड़कर, पर अक्षय के दिल का हाल तो कुछ अलग ही था। उसकी धड़कन फिर से 100 की स्पीड से धड़कने लगी थी। उसने गहरी सांस ली और पीहू के साथ अंदर कदम रखा। जैसे ही उन दोनों ने अपना पहला कदम अंदर रखना चाहा, कृपा जी और संगीता जी ने आगे बढ़कर दोनों के पैरों के सामने आलते से भरी हुई थाल रख दी। अपने सामने आलते को अक्षय इस तरह से घूर रहा था जैसे वह अगर कोई इंसान होती तो अभी के अभी गला घोंटकर मार देता। अक्षय ने गुस्से से कहा, यह क्या है? संगीता जी ने बच्चों की तरह हंसते हुए कहा, तुम्हारा भी तो गृह प्रवेश है, आखिर तुम शैतान से इंसान जो बनने वाले हो। अक्षय ने खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के लिए लंबी सांस ली और कहा, देखिए मैं यह सब पागलपंती आप लोगों के साथ नहीं करने वाला, इसीलिए अभी के अभी इसे मेरे सामने से उठाइए। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे लटक गए। तभी कुहू ने गुस्से से कहा, आपको यह करना ही होगा वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर उसने गुस्से से अपना चेहरा फुला लिया। उसका चेहरा इस वक्त किसी भूले हुए गुब्बारे की तरह लग रहा था। ना चाहते हुए भी अक्षय को अपनी बेटी की बात माननी ही पड़ी। उसने पीहू का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। दोनों ने अपने पैर आरती में रखे। संगीता जी ने खुशी से चिल्लाकर कहा, जल्दी से आप दोनों अपने काम पर लग जाओ। उनकी आवाज सुनकर संजय जी और करण जी आगे आए। उन दोनों के हाथ में बड़ा सा सफेद कलर का कपड़ा था। उन्होंने वह कपड़ा दोनों के पैरों के नीचे रख दिया। अक्षय ने कहा, अब यह क्या है? संगीता जी ने फिर से अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तुम दोनों इस पर अपने पैरों की छाप छोड़ो क्योंकि आज से तुम दोनों अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने वाले हो। अब अक्षय का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला था, पर फिर भी आज का दिन वह खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप जो घर वाले कह रहे थे वह काम किया। वही पीहू को हंसी आ रही थी क्योंकि वह जानती थी कि इस वक्त अक्षय हद से ज्यादा गुस्से में है, फिर भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दोनों के पैरों की छाप छोड़ने के बाद सात्विक और साहिर दौड़ते हुए आए और उन दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। अब तो अक्षय का गुस्सा फूट पड़ा। उसने गुस्से से माला को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे पागल करके छोड़ोगे? अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, हम पागल को पागल नहीं कर सकते और तू तो पैदा होते ही पागल हो गया था। वसुधा जी की बात सुनकर अक्षय ने घूरकर उन्हें देखा और कहा, दादी आप इस घर में सबसे ज्यादा बड़ी वाली पागल हो। उसकी बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को पागल कहने की? तू पागल, आंकड़ों, खड़ूस, बदतमीज। खुद के लिए यह सब सुनने के बाद अक्षय ने उन्हें घूर कर देखा और कहा, अब जो भी करना है करो, मुझे बक दो। इतना कहकर वह आगे जाने को ही हुआ कि अचानक से उसे ढोल और शहनाई की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा कि दरवाजे के बाहर ही सारे बैंड वाले खड़े थे। जैसे ही बैंड की आवाज मल्होत्रा खानदान के लोगों के कानों में पड़ी, वो पागलों की तरह नाचने लगे जैसे उनके लिए यह कोई खुशी की बात है। वह लोग इस तरह से नाच रहे थे जैसे बीन की आवाज पर नाग नागिन। मनोहर जी हैरानी से इस पागलों के खानदान को देख रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया का सबसे अमीर परिवार इस तरह की हरकतें करता है। उन्हें तो लग रहा था कि इस परिवार के लोग हाईली एजुकेटेड है, इस वजह से काफी ज्यादा अर्जेंट और रोड होंगे, पर अब उन्हें बिल
बिल्कुल भी चिंता नहीं थी क्योंकि उनकी पोती भी इसी तरह से हरकतें करती थी। आज के लिए बस इतना ही। कल के एपिसोड में आप देखेंगे इनकी हरकतें और भी ज्यादा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, सी यू सून माय लवली रीडर्स। एपिसोड 22 है भगवान मेरा बेटा बांझ है, अक्षय की पागल फैमिली। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मल्होत्रा मेंशन के दरवाजे पर ही मनोहर जी और पीहू खड़ी थी। पीहू के साइड में ही अक्षय गुस्से से अपने सामने खड़े अपने फैमिली के सभी लोगों को घूर रहा था, जो कि पागलों की तरह ढोल ताश पर नाच रहे थे। जैसे बीन की आवाज सुनकर नाग नागिन अक्षय ने आखिर गुस्से से इरिटेटेड होकर चिल्लाया, अभी के अभी यह सब तमाशा बंद करो। उसकी इतनी तेज और गुस्से से भरी आवाज सुनकर ढोल बजाने वाले सभी लोगों ने ढोल बजाना बंद कर दिया। वहीं ढोल को बंद होता देख वसुधा जी ने गुस्से से चिल्लाकर ओम जी से कहा, आप अपने इस नालायक को समझाइए, हम इसकी तरह नहीं है, बोरिंग और खड़ूस नहीं है जो हमेशा इसकी तरह सड़ी हुई शक्ल बनाकर घूमेंगे। हमें ठीक से डांस भी नहीं करने दिया इसमें। इतना कहकर उन्होंने अपना मुंह बच्चों की तरह बना लिया। अपनी प्यारी बीवी की बात सुनकर ओम जी ने गुस्से से घूरकर अक्षय को देखा और कहा, तुम बदतमीज लड़के, तुम्हारी वजह से मेरी वसु को गुस्सा आया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नालायक कहीं के। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से अपनी छड़ी अक्षय को मारने के लिए उठाई। अक्षय बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें देख रहा था, जैसे इसे पहले से ही पता था यही होने वाला है। वहीं मनोहर जी अब लगभग पागल होने को, उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया की नंबर 1 फैमिली इतनी ज्यादा अजीब और पागलों से भरी हुई होगी। वही ढोल की आवाज बंद होती देख सात्विक साहिल भी बच्चों की तरह मुंह बनाकर साइड में खड़े थे। वहीं अवनी, जो अभी तक चॉकलेट की थाल अपने हाथों में लेकर खड़ी थी, वह आगे बढ़ी और उसने 2 बड़े बड़े चॉकलेट के रैपर निकालकर बिना कुछ सोचे समझे एक चॉकलेट पीहू के मुंह में और दूसरा चॉकलेट अक्षय की मुंह में जबरदस्ती डाल दिया। अक्षय ने उसे घूर कर देखा। उसने हंसते हुए कहा, भाई खा लो, वैसे भी आपकी कड़वी जुबान है, कुछ तो मिठा बोलोगे आ। अवनी की बात सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि पीहू और मनोहर जी भी। अक्षय ने घूरकर अवनी को देखा और कहा, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। अवनी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रख कर कहा, अवनी मल्होत्रा की जबान पहले से ही इतनी ही बड़ी थी, आखिर वह द खड़ूस राक्षस जंगली अक्षय मल्होत्रा की इकलौती बहन है। वहीं अवनी की बात सुनकर घरवाले सभी जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगे और अक्षय हैरानी से अपनी लाडली बहन को देखने लगा, जो कि उसकी खुलेआम बेइज्जती उसी के मुंह पर कर रही थी। उसने गुस्से से अवनी को देखा और कहा, आज के बाद अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर मेरे पास मत आना। अक्षय की बात सुनकर अवनी ने भी बिना किसी झिझक के कहा, कोई बात नहीं, अब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम अपनी भाभी को बताऊंगी। इतना कहकर उसने झटके से पीहू को अपने गले लगा लिया। वही पीहू पहले से ही जानती थी कि पागलों के परिवार में कोई कुछ भी कर सकता है, इसीलिए वह हमेशा की तरह अपने ख्यालों में गुम न होकर सतर्क थी, इसलिए उसने भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। वहीं अक्षय ने जब पीहू को इस तरह से गले लगाए देखा, उसे गुस्सा आ गया। उसने कर जल्दी से पीहू को अलग अलग करके अपने सीने से लगाकर कहा, दूर रहो मेरी बीवी से। उसका रिएक्शन देखकर सब लोग अपना मुंह फाड़ कर उसे देख रहे थे। सात्विक ने अपनी आंखों को बार बार मसलते हुए कहा कि सच में मैंने जो देखा वह सच है या फिर मुझे दिन में सपना देखने का चस्का लग गया है। सात्विक की बात सुनकर साहिल, जो कि अभी भी टूटे आशिक की तरह अपने दिल में अरिजीत सिंह के गाने गा रहा था, उसने उदास की आवाज में कहा, भाई तुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई? हमारे राक्षस भाई ने मेरा इकलौता प्यार छीन लिया, अब मेरा क्या होगा? इतना कहकर उसने टीवी सीरियल की बहुओं की तरह अपने सर और माथे पर हाथ रख दिया। साहिल की बात सुनकर सात्विक ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, लगता है तुम्हें असल में पागलखाने भेजना ही होगा।
सात्विक की बात सुनकर साहिल ने मुंह बनाकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम्हें क्या पता जब पहला प्यार खुद से बिछड़ता है तब क्या ऐसा लगता है। इतना कहकर उसने अपना चेहरा इस तरह से बना लिया जैसे दुनिया में उससे ज्यादा दुखी इस वक्त कोई और है ही नहीं। साहिल की पूरी बातों को सात्विक ने इग्नोर कर दिया क्योंकि वह साहिल को अच्छी तरह से जानता था। संगीता जी ने खुशी से तालियां बजाकर अक्षय को देखकर कहा है, मेरा बेटा कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है, मेरी बहू को लेकर अब जल्दी ही मैं दादी बन जाऊंगी और मेरे हाथ में 10-12 नन्हे मुन्ने मेरे पोता पोती होंगे। संगीता जी की बात सुनकर वसुधा जी भी खुश हो गई। उन्होंने खुशी से कहा, मुझे भी मेरे परपोतों को देखने की जल्दी है, चलो तुम दोनों की अभी शादी करवा देते हैं। वहीं मनोहर जी अब किसी पुतले की तरह मल्होत्रा फैमिली के लोगों को देख रहे थे, क्योंकि जितनी बार भी वह उन सब की बातें सुनते थे वह खुद को हैरान होने से नहीं रोक पाते थे। उन्हें यहाँ आने से पहले लगा था कि मल्होत्रा फैमिली के लोग शादी के लिए रोक तो करेंगे कि लड़की पसंद ही है इस तरह से, पर यहाँ तो बात उल्टी हो रही है। ना उन लोगों ने नाम पूछा ना कुछ, वह लोग तो इसी बात से खुश हो गए कि अक्षय शादी करना चाहता है। अब भाई मनोहर जी को क्या पता कि पिछले कितने सालों से उसका परिवार अक्षय की शादी के पीछे पड़ा है, इस वजह से उसको शादी के लिए हाँ करता देख पूरा परिवार खुशी के मारे सच में ही पागल हो गया था। वहीं वसुधा जी और संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, आप लोगों को बच्चों के अलावा कुछ और दिखता भी है या नहीं, क्या कुहू आप लोगों के लिए काफी नहीं है। वहीं अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने बुरा सा मुंह बनाकर उसे घूरते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं अपनी कुहू से प्यार नहीं करती, और क्या मेरी कुहू तो क्या मेरी तू अकेली ही खेलती रहेगी, तुझे उसके लिए 2-4 भाई बहन तो लाने ही होंगे। इतना कहकर उन्होंने प्यार से पीहू को देखा और कहा, क्यों मेरी प्यारी होने वाली बहू, क्या तुम मेरे लिए पोता पोती लाऊंगी। वही बेचारी पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए उसने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। उसे इस तरह से अपना चेहरा झुकाता देख संगीता जी ने खुशी से कहा, देखो मेरी बहू कितनी ज्यादा शर्मीली है। वही पीहू तो चेहरा झुकाकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, पर सबको लग रहा था कि वह शर्म आ रही है। उसने मन ही मन कहा, मेरी फैमिली इस सुपर्ब है, कुछ भी कहो हमें टीवी की जरूरत नहीं है, घर में ही हद से ज्यादा एंटरटेनर लोग हैं। वहीं अब अक्षय बुरी तरह से चढ़ चुका था। उसने गुस्से से अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, माँ आप अपनी यह बकवास बातें बंद कर दो, अभी तो बस हम शादी की बात कर रहे हैं और आप अभी से ही अपने पोता पोती की प्लानिंग करने लग गई। संगीता जी ने अक्षय की तरफ देखकर गुस्से से कहा, क्यों नालायक, तुझे क्या प्रॉब्लम है, जब मेरी बहू राजी है तो तू क्यों राजी नहीं है। अक्षय ने कहा, वह अभी छोटी है माँ। संगीता जी ने बच्चों की तरह बनाकर, जब तू पैदा हुआ था तब मैं उससे भी 1 साल छोटी थी। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय दिल खुद के बाल नोचने का कर रहा था। उसने गुस्से से कहा, आपके टाइम पर उसी उम्र में बच्चे होते थे, पर इस वक्त बच्चे इतनी जल्दी नहीं होते। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने बच्चों की तरह अपने दोनों पैर पटकते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जल्दी से जल्दी मेरे पोता पोती चाहिए, मतलब चाहिए। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी आ गया है। उन्होंने संगीता जी को शांत कराकर अपने सीने से उनका सर लगाकर कहा, संगीता बेबी डोंट, तुम खुद को हर्ट नहीं कर सकती, फिर से अपने मम्मी पापा को लवी लवी होते देख अक्षय का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से भाग जाए। उसके घर में बुढ़े होने तक एक दूसरे से इस तरह से प्यार कर रहे थे यह लोग, जैसे उनके अलावा दुनिया में किसी और ने कभी शादी की ही ना हो। वहीं मनोहर जी अब काफी खुश नजर आ रहे थे। पहले जब उन्होंने ओम जी और वसुधा जी का प्यार देखा था तब उन्हें लगा था कि इस उम्र तक एक दूसरे को इतना प्यार करना कोई छोटी बात नहीं है, और अब जब उन्होंने अक्षय के मम्मी पापा को भी एक दूसरे से इस तरह से प्यार करते देखा तब उन्होंने दिल ही दिल कहा, अगर पूरी फैमिली के मर्द अपनी बीवी से इतना ज्यादा प्यार करते हैं तो जरूर अक्षय भी मेरी पीहू उसको खुद से ज्यादा प्यार करेगा। इतना सोचकर वह मुस्कुराने लगे।
वही संगीता जी बिना किसी आंसुओं के संजय जी के सीने पर अपना सर रख कर रो रही थी। भले ही उनकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकला हो, पर उनकी आवाज सुनकर सभी लोगों ने अपने कानों में हाथ रख दिया था, क्योंकि वह जोर जोर से रोने की तरह चिल्ला रही थी। आखिर में अक्षय जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ सिर पर रखे और जोर से चिल्लाकर कहा, चुप हो जाइए मॉम, वरना मैं यहाँ से भाग जाऊंगा और साथ में आपकी होने वाली बहू को भी लेकर चला जाऊंगा। वही संगीता जी जो अब तक बिना वजह चिल्ला रही थी, अक्षय की बात सुनकर उनका चिल्लाना अचानक से बंद हो गया। आखिर वह आज पहली बार अपनी होने वाली बहू से मिली थी। ऐसे कैसे बिना उसके साथ कुछ भी बात किए बगैर वह उसे जाने दे सकती थी। अचानक से उन्होंने बच्चों की तरह रूठते हुए कहा, तू मेरा बेटा नहीं है, एक बार भी तूने मुझे नहीं मनाया। अक्षय ने कहा, आप छोटी बच्ची नहीं हो। संगीता जी ने अपना मुंह बनाकर संजय जी को देखा और कहा, देखा आपने, आपका बेटा किस तरह से मेरे साथ बात करता है। संजय जी ने प्यार से उसके सर पर किस करते हुए कहा, तुम उसे इग्नोर करो, वह पागल है, और सनकी भी, तुम बस अपने प्यारे हस्बैंड पर फोकस करो। संजय जी की बात सुनकर संगीता जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और फिर अचानक से अक्षय की तरफ पलटकर कहा, ऐसा तो नहीं कि तुझ में कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से तू बच्चों के लिए मना कर रहा है। वही अक्षय ने अपना अजीब सा चेहरा बनाकर अपनी मां को देखा और कहा, मतलब जब संगीता जी को लगा कि अक्षय को उनकी बात समझ नहीं आई, तब उन्होंने कहा, कहीं पीहू को कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अक्षय अब उनकी बातों से काफी चिढ़ गया था। उसने कहा, क्या प्रॉब्लम है, आप सीधा सीधा कहिए। संगीता जी ने कहा, तू सच सच बता, कहीं तू बांझ तो नहीं है ना। अक्षय संगीता जी की बात सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए। संगीता जी की बात सुनकर सभी लोगों के कान खड़े हो गए। वही अक्षय मुंह फाड़कर अपनी मां की बात सुन रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सगी मां उसकी मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। इससे पहले कि अक्षय कुछ कहता, अक्षय की दादी और अक्षय की चाची कृपा जी भी संगीता जी के साथ जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, हमारा सपना टूट गया, हमारा बेटा बांझ है, हमारा बेटा बांझ है। अक्षय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उस पर यह क्या इल्जाम लग गया। वहीं संजय जी और करण जी ने हमदर्दी के साथ अक्षय को देखा। उन सब को देखकर अक्षय पूरी तरह से पागल हो चुका था। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करिए आप सब लोग। इतनी जोर से सीखा था कि सब लोगों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और चुप हो गए। वहीं पीहू के लिए अब खुद को हंसने से कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन हो गया था। फिर भी वह किसी तरह खुद को रोक कर खड़ी थी और मनोहर जी भी हैरानी से सबको देख रहे थे, जो किसी भी बात का उल्टा ही मतलब निकाल रहे थे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आप सबको अक्षय की पागल फैमिली और क्या करेगा अक्षय अब इन सब की गलतफहमी दूर करने के लिए? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एपिसोड 23 अगर तू बाप बन सकता है तो अभी के अभी मुझे दादी बना, कुहू का मास्टर स्ट्रोक। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। अपनी माँ, चाची और दादी को इस तरह से खुद पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर रोता देख अक्षय का सर ही चकराने लगा था। वही पीहू जो अभी तक अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए थे, अचानक से वह जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज सुनकर संगीता जी, कृपा जी और वसुधा जी ने रोना बंद कर दिया। वह तीनों एक तक पीहू को देखने लगे। पीहू हंसते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि सभी लोग सब कुछ भूलकर उसे ही देखने लगे। वही साहिल फिर से अपनी सपनों की दुनिया में खो गया। उसने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, भाई आपने मेरा पहला प्यार छीन लिया। साहिल के साइड में ही खड़े सात्विक ने उसके सर पर मारते हुए कहा, तू अपनी बकवास बंद कर, वरना भाई तुझे साउथ अफ्रीका भेज देंगे। साउथ अफ्रीका का नाम सुनकर ही साहिल के दिल के सारे अरमान एकदम से गायब हो गए और उसने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अब यह तो मेरी होने वाली क्यूट सी भाभी है और भाभी तो माँ होती है।
वहीं साहिल को इतनी जल्दी पलटकर देख सात्विक ने उसे घूर कर देखा। वही पीहू पेट पकड़कर हंस रही थी। अक्षय भी अपना गुस्सा भूलकर चुपचाप पीहू को हंसते हुए देख रहा था। जैसे ही पीहू की हंसी कम हुई उसे ध्यान आया कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। तभी संगीता जी ने उछलते हुए कहा, मेरी बहू कितनी प्यारी है और खूबसूरत भी, और एक ये है मेरा नालायक बेटा जो सदियों में एक बार हंसता है। भगवान क्या होगा मेरी प्यारी सी बहू का। इतना कहकर वह पीहू की तरफ चली गई। उन्होंने पीहू को अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाते हुए कहा, अरे मेरी बच्ची, अगर तुझे यह राक्षस पसंद नहीं तो मुझे बता दे, मैं तेरे लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढ लूंगी। वहीं अपनी मां की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, आप सबका तमाशा बहुत सुन, आप सब की बकवास बातें, आप सब मेरे ही सामने खड़े होकर मेरी होने वाली बीवी को मेरे खिलाफ भड़काकर किसी और से शादी करवाने की प्लानिंग कर रहे हो। वहीं अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, और नहीं तो क्या, तू क्या मुझे टीवी सीरियल वाली शैतान सास की तरह समझता है जो अपनी बहू को टॉर्चर करेगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो बिल्कुल क्यूट सी सास हूँ जो कि अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार करेगी। और एक तो तू पहले बाप नहीं बन सकता, मैं क्यों अपनी इस प्यारी सी बेटी की जिंदगी तेरे साथ बर्बाद करूँ? वहीं फिर से संगीता जी के मुंह से यह बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, और आपसे यह बकवास बात किसने कही? संगीता जी ने दोनों हाथ कमर पर रखकर बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, किसने कही से क्या मतलब है? तू अगर मुझे जल्दी दादी नहीं बनाना चाहता तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तू बाप नहीं बन सकता। वही संगीता जी की बात सुनकर अब अक्षय गुस्से से चिल्लाया, आप पागल हो? खुद के ही बेटे पर इस तरह के इल्जाम लगा रही हो, वह भी बिना किसी सबूत के। अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने भी दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तू नालायक लड़के, अगर ऐसी बात नहीं है तो तू फिर मान क्यों नहीं जाता? जल्दी से हमें दादी पर दादी बनाने के लिए। उनकी बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से अपने बाल नोचने हुए कहा, पता नहीं कौन से पाप किए थे जो आप जैसे सभी पागल मुझे ही मिले थे। अक्षय की बात सुनकर उसके सभी घरवालों ने गुस्से से घूरते हुए अक्षय को देखा और सभी ने एक साथ चिल्लाया, हम नहीं, आप पागल, आपके नहीं, हमारे नसीब खराब जो आप जैसे सड़ू अकड़ू राक्षस गुस्सैल हमारे घर में पैदा हुए। कुहू अभी भी अपने पूरे फैमिली वालों की नौटंकी सोफे पर बैठकर देख रही थी। उसके हाथ में अंगूर थे जो एक एक खाते हुए वह अपने घर वालों का तमाशा देख रही थी और काफी इंजॉय भी कर रही थी। वही पीहू की नजर भी जैसे ही अपनी बेटी पर गई वह खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाए, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी उसकी बेटी एक नंबर की शैतान है, पर अगर कोई लड़े तो इंजॉय करने में भी खुद को पीछे नहीं छोड़ती। वहीं अपने परिवार वालों की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से सबको घूरते हुए कहा, सब चुप हो जाओ वरना एक हफ्ते के लिए आप सब लोगों का ऑयली फूड खाना बंद, सिर्फ कच्ची सब्जियां खिलाऊंगा। वहीं अक्षय की बात सुनकर सब लोग छोटे बच्चों की तरह अपने मुंह पर हाथ रख कर खड़े हो गए। इस वक्त कोई नहीं कह सकता था कि यह मल्होत्रा फैमिली है। वसुधा जी से लेकर सभी लोग अपने मुंह पर बच्चों की तरह हाथ रखकर खड़े हुए थे। वहीं अक्षय ने सबको देखकर गहरी सांस ली और कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीहू अभी बस 21 साल की है, शादी के बाद कम से कम 3 साल तक में कोई बच्चा नहीं चाहता और अभी हमारे पास कुहू तो है ही, तो फिर क्या जरूरत है इतनी जल्दी बच्चे की। और मैं चाहता हूँ कि पीहू अपनी स्टडी कंप्लीट करके सिंघानिया इंडस्ट्रीज को संभाले, इसके लिए उसको खुद को पहले काबिल बनाना जरूरी है। और अगर वह बच्चे की जिम्मेदारी उठाती है तो उसके लिए यह सब काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अक्षय की बात सुनकर सब लोग शांत हो गए। फिर भी संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, तू क्यों चिंता करता है, तुम बस पैदा करो, पाल हम लेंगे। संगीता जी की बात सुनकर अक्षय का दिल कर रहा था कि वह कहीं पर जाकर अपना सर फोड़ दे। इतना समझाने के बाद भी उसकी मां मानने को तैयार ही नहीं थी।
उसने गहरी सांस ली और कहा, माँ आप समझ क्यों नहीं रही हो, बच्चा पैदा करके आपको दे दूं, आप खुद 5 साल की बच्ची हो, आपके संभालोगे, वही खत के लिए 5 साल की बच्ची। सुनकर संगीता जी ने गुस्से से संजय जी की तरफ देखा और पैर पटकते हुए कहने लगी, आप अपने बेटे को समझा दीजिए, यह मेरी इंसल्ट कर रहा है। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी ने गुस्से से अक्षय को देखा और कहा, तुम नालायक लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बीवी को इस तरह से गुस्सा दिलाने की। उसने कहा, ना तुम बच्चे पैदा करो, पाल हम लेंगे। अक्षय ने अपने पापा की तरफ घूरते हुए कहा, डैड सिर्फ मॉम ही नहीं, आप भी 5 साल के ही बच्चे हो। असल में आप नहीं, मेरे घर में आप सभी नमूनों की टोली 5 साल के बच्चों से भी ज्यादा छोटी अकल वाली है। अक्षय की बात सुनकर एक बार फिर से उसकी पूरी फैमिली उसे गुस्से से घूरने लगी। अवनी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा करते हुए अक्षय से कहा, बड़े राक्षस भैया आप बहुत ज्यादा गंदे हो। अवनी के मुंह से राक्षस सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, आजकल तुम बहुत ही ज्यादा बोलने लगी हो। अवनी ने गुस्से से पहले ही कहा था, अवनी मल्होत्रा पहले से ज्यादा बोलती है, आपको बस अभी अभी समझ में आया। अवनी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, अवनी तुम अभी छोटी हो इसलिए चुप हो जाओ। अवनी ने दोनों हाथ कमर पर रखे और गुस्से से अक्षय को घूरते हुए कहा, आपसे छोटी हूँ फिर भी मेरा एक बॉयफ्रेंड है और आप अपने 26 साल के जिंदगी में सिर्फ सिंगल रहे हो। अब मुझे भी लगता है कि बड़ी माँ जो कह रही थी वह सच है। वही अवनी की बात सुनकर संगीता जी ने फिर से रोते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू सच में बांझ है। अक्षय अब अपनी पागल फैमिली को समझाते समझाते थक गया था। अक्षय ने गुस्से से अपने बालों को नोचते हुए कहा, माँ पहली बात आप मुझे और परेशान मत करो, वरना प्रॉमिस कर रहा हूँ वापस यहाँ पर नहीं आऊँगा, ना आपकी होने वाली बहू को लेकर आऊँगा। और दूसरी बात मैं बाप बन सकता हूँ। और रही बात बांझ की, तो बांझ औरत को कहा जाता है, आदमी को नहीं। संगीता जी ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, क्यों नहीं, अगर औरत माँ ना बने तो उसे बांझ करके उसकी इंसल्ट करो, और अगर आदमी ना बने तो उसे क्यों बांझ नहीं कहेंगे, मैं तो बांझ ही कहूँगी। संगीता जी की बात सुनकर कृपा जी और वसुधा जी ने भी अपना सर हिलाया और कहा, हाँ बहू सही कह रही है, दीदी सही कह रही है। अब अक्षय का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका था। उसने पास में रखा एक वास उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा, पर उसके सेक्शन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। संगीता जी ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, यह तुझे सूट करता है, तूने बस 50,000,000 का वास तोड़ा। तेरी जगह पर अगर मैं होती तो गुस्से में कम से कम 50 लाख का तो तोड़ देती। मनोहर जी अब तक पूरी तरह से लगभग पागल ही हो चुके थे। उन्होंने जिंदगी में भी कभी नहीं सोचा था कि मल्होत्रा फैमिली इस तरह की होगी। अपने बच्चे की इस तरह की हरकत देखकर कोई रोकता या टोकता, पर यह तो उल्टा उसे यह कह रहे थे कि यह उसे शोभा नहीं देता, बल्कि इसे उससे ज्यादा बड़ी चीज तोड़नी चाहिए। अक्षय ने पास में पड़ा हुआ 25 लाख का एक बड़ा सा वास तोड़ दिया। उसे टूटा हुआ देखकर वसुधा जी ने मुंह बनाते हुए कहा है, मैं तेरी जगह पर मैं होती तो कम से कम 2 करोड़ की चीज तो तोड़ ही देती। वसुधा जी की बात सुनकर संजय जी ने मुंह बनाकर कहा, क्या माँ आप इस नालायक से और ज्यादा एक्सपेक्ट ही क्या कर सकती हो। वसुधा जी ने अफसोस से अपना सर हिलाया। अक्षय का दिल अब रोने को कर रहा था। हर रोज उसकी यह पागल फैमिली उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। थक हार कर अक्षय ने सामान तोड़ना बंद कर दिया, क्योंकि वह जानता था यह सभी नमूने उसे और ज्यादा बढ़ पाएंगे रोकने की बजाय। इसलिए उसने खुद को शांत किया। अक्षय के शांत होते ही संगीता जी ने अपनी आंखों को मटकाते हुए कहा, अच्छा मैं समझ गई तेरी बात कि तू बाप बन सकता है, तो मुझे जल्दी से जल्दी एक पोता या पोथी लाकर दे, तभी मैं तेरी बात मानूंगी। वही संगीता जी की बात सुनकर अक्षय ने संगीता जी की तरफ देखकर लाचारगी से अपना सर हिलाया और कहा कि आपको कोई आलू टमाटर लगता है बच्चा जो आपको अभी के अभी ला कर दूं।
संगीता जी ने अपने सर पर हाथ रखकर उंगली से सर को चलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तुझे 9 महीने का समय देती हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक प्यारी सी स्माइल अक्षय को दे दी, जैसे उन्होंने यह कहकर अक्षय पर बहुत बड़ा एहसान किया है। वहीं अक्षय ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, माँ सच सच बताओ आप कौन से ग्रह से आए हो। संगीता जी ने खुशी से कहा, तुझे भी लगता है ना कि मैं कोई परी हूँ, मुझे भी लगता है कि मैं शायद परीलोक से ही आई हूँ, क्योंकि मेरे जैसी इंटेलिजेंट क्यूट प्यारी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तो चिंता मत कर, फिर भी मैं घमंड नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि तू मेरा बेटा है तो तू खुद को भी अद्भुत समझ। अक्षय ने अपना सर हिलाया, उसे लग रहा था चाहे वह अपना सर दीवार पर क्यों ना फोड़ दे, उसकी माँ उसकी बात नहीं मानने वाली। वही कुहू जो अभी तक सोफे पर बैठकर अंगूर खा रही थी, अचानक से वह सोफे से कूद गई और अपने नन्हे नन्हे कदमों से चलते हुए सीधे अक्षय और संगीता जी के बीच में आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अक्षय की तरफ अपना चेहरा किया और दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अक्षय से कहा, मुझे भी छोटा भाई चाहिए। अगर आप मुझे छोटा भाई नहीं ला कर दोगे तो मैं अपनी क्यूट लिटिल मामा की शादी किसी और से कराकर उन्हें अपना पापा बना लूंगी। कुहू की बात सुनकर सभी लोग हैरानी से कुहू को देखने लगे। क्या जवाब देगा अक्षय कुहू और अपनी माँ को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगले एपिसोड से आपको कहानी का नया एंगल देखने को मिलेगा, जिसमें आप सभी पीहू की दूसरी पर्सनालिटी भी देखोगे, जो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और जिस तरह से अक्षय खुद को बेबस दिखा रहा है, असल में वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अक्षय की कुछ अजीब आदत है और अजीब पर्सनालिटी है, वह आपको आगे के चैप्टर्स में जानने को मिलेंगी। एपिसोड 24 तू गे तो नहीं में आपको लाइव रोमांस दिखाता हूँ। मेरा बेटा सच में मेरी तरह बेशर्म है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। को की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कुहू को देखा और कहा, बेबी आप क्या बोल रही हूँ, वो आपको समझ भी आ रहा है। इस वक्त अक्षय का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, कुहू बेबी बहुत इंटेलिजेंट है, बेबी को सब समझ आता है, इसीलिए आप जल्दी से बताओ कि आप बेबी को भाई दोगे या फिर बेबी किसी और को डैडी बनाए। अक्षय ने खुद को शांत किया, क्योंकि वह कभी कुहू पर गुस्सा नहीं करता था। उसने खुद को शांत किया और कहा, बेबी मैं आपको भाई देने को तैयार हूँ, पर अभी नहीं, उसके लिए आपको 2-4 साल तक वेट करना होगा। वहीं अक्षय की बात सुनकर कुहू गुस्से से अक्षय को घूरने लगी। अक्षय की बात सुनकर कुहू के पीछे खड़ी संगीता जी आगे आई और उन्होंने अक्षय को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए कहा, हम तुझे इतना ज्यादा कह रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, पर तू मना कर रहा है। सच सच बता, तू कहीं तो नहीं। संगीता जी की बात सुनकर संजय जी ने अपने दोनों हाथ सर पर रखते हुए अक्षय से कहा, तू सच में वह है? वहीं अक्षय ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, बस करिए, आप सब पहले कह रहे थे कि मैं बाप नहीं बन सकता, अब तो सरासर यही कह रहे हो कि मैं आदमी नहीं हूँ। क्या लगा रखा है? यह आप सब ने आज पागल खाने गए थे। जल्दी से जल्दी आप सब लोगों की मुझे ट्रीटमेंट करानी ही होगी, वरना एक दिन आप लोगों के चक्कर में मैं पागल हो जाऊंगा। पर किसी ने भी अक्षय की बातों पर ध्यान नहीं दिया, ना ही उसके गुस्से पर, क्योंकि यह तो अक्षय का ये रोज हर किसी पर गुस्सा करता था। वसुधा जी ने साहिल और सात्विक की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हारे हवाले वतन। साथियों सब लोग वसुधा जी को देखने लगे, जो लगभग रोते हुए साहिल और सात्विक को उम्मीद की नजरों से देख रही थी। उन्होंने अपने आंसुओं को पूछते हुए कहा, मेरे बच्चों, अब तुम पर ही हमारे खानदान को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा पोता वह होगा, पर हम भगवान की इच्छा के आगे कर ही क्या सकते हैं। अपनी दादी की बात सुनकर अक्षय ने गुस्से से कहा, आप सब लोग मुझे पागल करके छोड़ोगे? मैं सच में आदमी हूँ। अक्षय की बात सुनकर वसुधा जी ने कहा, तो साबित करके दिखा।
पीहू अब तक सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी क्योंकि हंस हंस कर उसका पेट दर्द करने लगा था और खुद की हंसी सबको सुनाई ना दे इस वजह से वह अकेली साइड में जाकर हंस रही थी। वहीं मनोहर जी भी अब पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उन्हें खुद ही यकीन नहीं हो रहा था कि दुनिया में ऐसा भी कोई खानदान होता है जो अपने ही बेटे को बिना कुछ कहने का मौका दिए इतना कुछ इल्जाम उस पर लगा देते हैं। अक्षय ने एक नजर पीहू की तरफ देखा जो हंसी से लोटपोट होकर सोफे पर लेटी हुई थी। उसे देखकर अक्षय ने डेविल स्माइल के साथ अपने परिवार वालों को देखा और कहा, तो कोई बात नहीं, मैं आज आप सब लोगों को लाइव रोमांस दिखाऊंगा। अक्षय की बात सुनकर उनके परिवार वालों के चेहरे पर चमक आ गई। सभी ने एक साथ कहा, जल्दी दिखाओ। अक्षय ने सबको देखा जो इस तरह से बिहेव कर रहे थे जैसे अभी अभी उन्हें किसी ने सोने के खजाने का पता बता दिया। कृपा जी ने अपनी कमर मटकाते हुए कहा, अक्षु बेबी। अक्षय ने घूरकर कृपा जी को देखा। कृपा जी ने कहा, अरे तू ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी सुसु पोटी साफ की है, इसीलिए तुम मेरे बेबी हो। अक्षय ने अब उन्हें कुछ नहीं कहा और सीधा सोफे की तरफ बढ़ गया जहां पर पीहू अभी भी अपने मुंह पर हाथ रखकर लोटपोट होकर सोफे पर हंस रही थी। अचानक से अक्षय ने उसे एक बाजू से पकड़ा और अपने करीब खींच गया। सभी लोग खुशी खुशी उन दोनों को देख रहे थे। वहीं मनोहर जी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा क्योंकि अब वह इतना तो समझ चुके थे कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा तो यह सभी लोग उस चीज का उल्टा ही मतलब निकाल कर कुछ और ही बात बना लेंगे, इसलिए खुद को चुप रखना ही उन्होंने बेहतर समझा। अक्षय ने पीहू को कसके अपनी तरफ खींचा। पीहू जो अभी तक हंस रही थी अचानक से अक्षय की हरकत से हैरानी से उसे देखने लगी। अक्षय ने उसके बालों को कानों के पीछे करते हुए कहा, चेरी बहुत हंस रही थी ना तुम? मेरी बेइज्जती पर ऐसा कोई करता है अपने होने वाले हस्बैंड के साथ? अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी ना। पीहू ने अक्षय की बात सुनकर हकलाते हुए कहा, कैसी सजा? इससे पहले कि पीहू कुछ कह पाती अक्षय ने अपने होंठ पीहू के होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। वहीं सभी घर वालों ने यह देखकर अपने मुंह पर हाथ रख दिया। फिर सभी लोग एक साथ खुशी से चिल्लाकर सीटियां बजाने लगे। संगीता जी ने अक्षय और पीहू की बल्लैया लेते हुए सभी की तरफ देखते हुए कहा, हाय मेरा बेटा तो पूरी तरह मेरी तरह बेशर्म है, अब मुझे जल्दी ही दादी बना देगा। वसुधा जी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, मतलब मेरा पोता वह नहीं है, यह सच में ही आदमी है, मतलब मैं अभी जल्दी पर दादी बन जाऊंगी। और उन्होंने अपने आंसू पहुँचे और ओम जी की बाहों में समा गयी। उन्होंने ओम जी के गले लगते हुए कहा, मतलब अब यह हमारे खानदान का नाम नहीं डूब आएगा, यह भी अपनी बीवी के साथ बुढ़ा होने तक प्यार करता रहेगा जैसे हम करते हैं। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने मुंह बनाते हुए कहा, अभी हम बुढ़े नहीं हुए हैं। वसुधा जी ने भी खुशी से कहा, मैं भी कहाँ बुढ़ी हुई हूँ, आज भी मुझे देखकर 18 साल के लड़के लाइन मारते हैं। उन सभी की बात सुनकर मनोहर जी कभी उन सभी को देखते तो कभी अक्षय को जो किसी भी भूखे भेड़िए की तरह पीहू को किस कर रहा था। वही कुहू खुशी से सोफे पर कूद रही थी। उसने खुशी से कहा, मुझे जल्दी ही भाई मिल जाएगा। इतना कहकर वह नाचने लगी। उसके साथ साथ में अवनी और साहिल भी नाचने लगे। उन चारों को नाचता देख घर के सभी बड़े भी खुशी से सीटियां मारने लगे। सभी लोग तो खुशी से पागल ही हो गए थे। आज से पहले वह अच्छे से जानते थे कि अक्षय ने कभी किसी लड़की को ना खुद के करीब आने दिया ना खुद उसके करीब गया। इसका कारण भी वह सभी अच्छे से जानते थे। इसलिए उन सभी को सच में यह गलतफहमी हो गई थी कि अक्षय में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा लड़के खूबसूरत लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाते थे, पर आज तक अक्षय कभी किसी लड़की से अट्रैक्ट नहीं हुआ था। और वह यह बात अच्छे से जानते थे कि अगर कोई लड़की जबरदस्ती उसके करीब आने की कोशिश करे तो अक्षय को उल्टियां आ जाती थी।
इस वजह से भी उन्हें लगता था कि अक्षय का इंटरेस्ट लड़कियों में ना होकर लड़कों में था। इस वजह से उन सभी ने आज इस तरह से रिएक्ट किया, पर आज अक्षय की हरकत देखकर सभी लोग खुशी के मारे पागलों की तरह हरकतें कर रहे थे। वही काफी देर तक अक्षय बिना किसी की परवाह किए पीहू के होठों को किस करने लगा। असल में यह सब तो उसने अपने परिवार वालों को दिखाने के लिए किया था, पर जैसे ही उसके होठों ने पीहू के होठों को छुआ, वह सब कुछ भूलकर किसी रेगिस्तान में भटके मुसाफिर की तरह खुद की प्यास को बुझाने लगा। वही बेचारी पीहू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हालांकि पीहू भी अक्षय की तरह ही बेशर्म थी, पर फिर भी इतने लोगों के सामने, वह भी खुद के होने वाले ससुराल वालों के सामने इस तरह से अक्षय को खुद को किस कर रहा देख उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। पर जब उसने देखा कि अक्षय उसे छोड़ नहीं रहा, तो उसने भी सब कुछ भूलकर अक्षय के होठों पर अपने होठों से किस करना शुरू कर दिया। पीहू का साथ मिलते ही अक्षय भी उसे किस करने लगा। दोनों लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। वही संगीता जी खुशी से टाइम देख रही थी। उन्होंने खुशी से सीटी मारते हुए कहा, मेरा बेटा तो काफी ज्यादा रोमांटिक है, पिछले आधे घंटे से मेरी बहू के होठों को चबा रहा है। हे भगवान, बस यह इसी तरह से बेशर्म बना रहे ताकि मैं जल्दी ही दादी बन जाऊं। उनकी बात सुनकर वसुधा जी ने भी ऊपर हाथ जोड़ते हुए कहा, है भगवान, मेरी आंखें विश पूरी कर दे, मेरे पोते को बेशर्म का राजा बना दे और जल्दी मुझे परदादी बना दे। मनोहर जी लगभग पागल ही होने को थे। अब उनका सर चकराने लगा था। अपने पोते की ऐसी हरकत पर परिवार वालों को डांटना चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। असल में उल्टे से भी ज्यादा उल्टा। वहीं जब अक्षय को लगा कि पीहू अब सांस नहीं ले पाएगी, तब जाकर उसने पीहू को छोड़ा। अक्षय के छोड़ते ही पीहू लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अब अक्षय अपन कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। उसे कुछ ध्यान नहीं था कि इस वक्त वह कहाँ है। उसने पीहू को धक्का दे दिया। पीहू सोफे पर गिर गई। अक्षय बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर आकर फिर से उसे किस करने लगा। अब घर वालों ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। संगीता जी ने एक्साइटेड होते हुए कहा, है भगवान, मेरा बेटा तो बेशर्म से भी ज्यादा बेशर्म है। हम सभी आहा से जाएं या यहीं पर इनका लाइव रोमांस देखें। वसुधा जी ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, चलो चलते हैं, क्योंकि यह अच्छी बात नहीं होती ना। वसुधा जी की बात सुनकर ओम जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो अब तक जो आप सभी देख रहे थे उसे अच्छी बात कहते हैं। वसुधा जी ने कहा, अरे वह तो हम देखना चाहते कि हमारा पोता सच में लड़कियों से ही अट्रैक्ट होता है या नहीं। अब हमें यकीन हो गया, क्योंकि यह किसी भूखे भेड़िए की तरह हमारी होने वाली बहू पर टूट पड़ा था, तो अब हम निश्चिंत हैं। फिर उन्होंने सात्विक और साहिल की तरफ देखकर कहा, अब तुम दोनों के हवाले कोई वतन नहीं है। वही अपने दादी की बात सुनकर दोनों का मुंह बन गया। सात्विक ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, क्या दादी आप भी? वसुधा जी ने कहा, और नहीं तो क्या, यह तो राक्षस खड़ूस है, पर तुम दोनों तो बेवकूफ हो। अब मुझे खुद समझ नहीं आता कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे होंगे, इसलिए मैंने सोचा है कि जब तुम सबके बच्चे होंगे उन्हें मैं अपने साथ रखकर अपनी तरह बनाऊंगी, बिल्कुल होशियार। वसुधा जी की बात सुनकर सात्विक और साहिल एक साथ चिल्लाए, बिल्कुल नहीं। वही अक्षय जो फिर से पीहू को किस कर रहा था, जैसे ही उसने चिल्लाने की आवाज सुनी उसने पीहू को किस करना बंद कर दिया, क्योंकि उसे याद आ गया था कि इस वक्त वो लिविंग रूम में है और उसका पूरा परिवार उसकी हरकत देख रहा है। उसने खुद को शांत किया। वैसे तो उसे कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर वह यहाँ पर पीहू को एम्बारेस बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अक्षय के छोड़ते ही पीहू फिर से लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्षय ने उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाया और उसे गले लगाकर उसकी पीठ को सहला आते हुए कहा, शांत हो जाओ जान। वही पीहू ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर अक्षय से कहा, आप बहुत बेशर्म है। वही मनोहर जी की अब सहने की शक्ति खत्म हो गई थी। वह अचानक से यह सब देखकर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। जैसे ही सब लोगों ने उनके गिरने की आवाज सुनी, सब लोगों ने
हैरानी से उनकी तरफ देखती हूँ जो अक्षय की गोद में बैठी पीहू अचानक झटके से उसकी गोद से कूदकर अपने दादू की तरह भाग गई। अक्षय ने एक नजर अपनी खाली गोद को देखा और जलन के मारे उसका दिमाग फिर गया। उसने कहा, मुझे छोड़कर अपने दादू के पास जा रही है? मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, होने वाली क्यूट लिटिल वाइफी। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। होश में आने के बाद कैसा होगा मनोहर जी का रिएक्शन, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। एपिसोड 25, शादी या तो आज होगी या काल, तू पागलखाने का डॉक्टर है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मनोहर जी को इस तरह से बेहोश होकर गिरता देख सभी लोग अपने पागलपंती से बाहर आकर घबराकर उन्हें देख रहे थे। वही पीहू अक्षय की गोद से लगभग कूदकर अपने दादू की तरफ भाग गई थी, जिसे देखकर अक्षय का मुंह बन गया था। उसने खुद की जलन को रोकने के लिए खुद के नाखून अपनी उंगली में चुभो दिए, क्योंकि वह यह भी नहीं देख सकता था कि उसकी होने वाली बीवी अपने दादू को उसके लिए छोड़कर जा रही है। उसने खुद को शांत किया और कहा, बस एक बार चेरी मेरी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा, तुम सिर्फ मेरी बनकर रहोगी। यह सब कहते हुए अक्षय की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा था। तभी जलन के मारे जल रहे अक्षय के कंधों पर दो नन्हे नन्हे छोटे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। अक्षय ने पीछे पलट कर देखा, उसकी बेटी उसे घूरते हुए देख रही थी। अक्षय ने पीहू को देखा और फिर कुहू को, फिर उसने कहा, क्या हुआ? कुहू ने गुस्से से दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, सोचना भी मत कि मम्मा सिर्फ आपकी है, वह सबसे पहले बेबी की है। कुहू की बात सुनकर अक्षय को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था उसकी बेटी उसी की तरह, उसकी बेटी लोगों का चेहरा देखकर दिल में क्या चल रहा है यह आसानी से पढ़ लेती है। उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कुहू को देखते हुए कहा, मैं उसे तुम्हारे साथ भी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि वह मेरी वाइफ है। अक्षय की बात सुनकर कुहू ने गुस्से से अक्षय से कहा, पर उन्हें मैंने आपके लिए चुना था तो मर्जी मेरी चलेगी मम्मा, 90% मेरी और 10% आपकी। कुहू की बात सुनकर अक्षय का चेहरा काला पड़ गया। उसने कुहू तरफ देखकर कहा, बिल्कुल भी नहीं, वह सिर्फ मेरी है, मैं उसे तुम्हारे साथ 10% शेयर करूंगा, बाकी 90% मेरी होगी। वह इतना कहकर अक्षय बिना कुहू की कोई बात सुने वहां से चला गया। दोनों बाप बेटी अपने में ही मगन थे और बाकी सब घर वाले मनोहर जी को लेकर कमरे में चले गए थे। पीहू परेशान सी उनके सिरहाने बैठकर उनके हाथों को मल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त घबराहट साफ साफ नजर आ रही थी। आखिर बचपन से ही वह सिर्फ अपने दादू के लिए जी रही थी। बचपन से माँ बाप भाई बहन का प्यार अकेले मनोहर जी ने ही उसे दिया था। उसकी आंखों में हल्की नमी भी आ गई थी, जिसे देखकर संगीता जी ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, मेरी बच्ची रोना नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे दादू को इतने बड़े बड़े डॉक्टर जो है हमारे पास। इतना कहकर उन्होंने गुस्से से सात्विक को घूरते हुए कहा, यह आर्यन का बच्चा कहाँ रह गया? उन्होंने इतना ही कहा था कि एक 25-26 साल का एक लड़का हाथ में डॉक्टर की बैग लेकर गिरते पड़ते दरवाजे से अंदर आया। उसे देखकर संगीता जी ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए कहा, तू नालायक, तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? संगीता जी की बात सुनकर उस लड़के यानी कि आर्यन में बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, क्या आंटी, अभी मैं अपने सारे पेशेंट को छोड़कर भागते हुए यहाँ आया हूँ और आप मुझसे पूछ रही हो कि मुझे इतनी देर कैसे लगी? मैं बेस्ट डॉक्टर हूँ, कई सारे पेशेंट होते हैं मेरे पास आते हैं। इतना कहकर उसने एटीट्यूड के साथ अपने बालों में हाथ घुमा दिए। आर्यन को देखकर पूरी मल्होत्रा फैमिली ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे वह कोई पागल हो। वही वसुधा जी ने आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए देखकर, तो नहीं लगता कि तू कोई काम भी करता होगा, मुझे तो लगता है तूने पैसे देकर फर्जी डिग्री बनवाई होगी, और जैसे तेरे काम और संगत है उस हिसाब से तू तो असली पागल लगता है।
और अगर तूने डिग्री भी बनवाई तो तुझे पागल खाने का डॉक्टर बनना चाहिए था, कम से कम मेरे नालायक पोते का इलाज तो करा देता। इतना कहकर उन्होंने मासूम सा चेहरा बना लिया। वही खुद की बेइज्जती होता देख आर्यन ने बच्चों की तरह अपने पैर पटकते हुए कहा, आप सब लोग जब भी मैं आता हूँ मेरी इंसल्ट करते हो, इसमें मेरी क्या गलती है कि वह राक्षस खड़ूस मेरा दोस्त है। उसने इतना ही कहा था कि पीछे से किसी की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी, तो मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मुझ जैसे पागल खड़ूस, और क्या कहा तुमने? अपने पीछे अक्षय की आवाज सुनकर आर्यन की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने पीछे पलट कर देखा, अक्षय किसी भूखे शेर की तरह घूरते हुए उसे ही देख रहा था। आर्यन ने बच्चों की तरह चेहरा बनाकर कहा, मेरे भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इन सब लोगों ने मुझे तेरे खिलाफ बोलने पर मजबूर किया। इतना कहकर उसने सभी मल्होत्रा परिवार के लोगों की तरफ इशारा किया। आर्यन का इशारा देखकर सब लोग एक साथ चिल्लाए, झूठे धोखेबाज। पर आर्यन कहाँ मानने वाला था। वह बच्चों की तरह कहने लगा, मेरे भाई अक्षय कुछ जानता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुझसे करता हूँ, तेरे अलावा मैं किसी और के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, और तू मुझ पर शक कर रहा है। आर्यन की बात सुनकर सभी मल्होत्रा फैमिली के लोगों ने फिर से कुछ उल्टा पुल्टा ही समझ लिया। संगीता जी ने फिर से आर्यन और अक्षय को देखते हुए कहा, मुझे पहले ही लगा था इतने साल तुम लड़के ही एक दूसरे के साथ रहे हो, मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, है ना? वही संगीता जी की बात सुनकर आर्यन ने अपना सर जोर जोर से हिलाया। वहीं अक्षय ने उसे घूरते हुए उसके पैर पर एक जोरदार लात मारी। आर्यन बेचारा दर्द के मारे जमीन पर ही बैठ गया। वहीं यह सब देखकर पीहू ने गुस्से से कहा, पहले आप मेरे दादू को देखो, बाद में आप जितना चाहे उतना नाचो या गाना गाओ। अभी तक सब लोग जो अपनी बातों में मशगूल थे, पीहू की आवाज सुनकर वापस होश में आए। वही आर्यन जो अभी तक बच्चों की तरह हरकतें कर रहा था, पीहू की आवाज सुनकर एकदम से अपनी जगह से खड़ा हुआ, क्योंकि उसके लिए उसका फर्ज सबसे ज्यादा जरूरी था। वह बाकी टाइम पर चाहे कितनी भी हंसी मजाक क्यों ना करे, पर अपने काम को लेकर वह काफी स्ट्रिक्ट और सीरियस था। यही वजह थी कि वह आज इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल डॉक्टर की लिस्ट में आता था, वह भी सिर्फ 26 साल की उम्र में। आर्यन एक न्यूरो सर्जन था और साथ में मल्होत्रा फैमिली का फैमिली डॉक्टर भी। इस वजह से मल्होत्रा फोन आने के बाद वह अपने सभी कामकाज छोड़कर सीधा यहाँ आ गया था। आर्यन और अक्षय बचपन के दोस्त थे और दोनों साथ साथ ही पढ़े थे। ग्रेजुएशन के बाद अक्षय ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया और आर्यन ने मेडिकल में अपना फ्यूचर चुना, पर फिर भी दोनों की दोस्ती में कोई बदलाव नहीं आया। आर्यन अपनी बैग लेकर सीधा मनोहर जी को चेक करने लगा। कुछ देर तक मनोहर जी को देखने के बाद आर्यन ने नॉर्मल कहा, कुछ नहीं, बस ज्यादा दिमाग पर जोर देने की वजह से बेहोश हो गए हैं, 10:15 में ही होश आ जाएगा। आर्यन की बात सुनकर सब ने चैन की सांस ली। वहीं पीहू ने थोड़ा घबराते हुए कहा, पर दादू को क्या हुआ है? तब जाकर आर्यन की नजर पीहू पर पड़ी। उसने हैरानी से कहा, इस घर में अवनी के अलावा कोई और लड़की क्या? सच में मैं सपना देख रहा हूँ क्या? सच में यह लड़की मेरे सामने है? इतना कहकर आर्यन ने अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर पीहू को देखने लगा। आर्यन की बात सुनकर सब लोगों को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि इसमें आर्यन की भी कोई गलती नहीं है। असल में अक्षय ने घर में अवनी के अलावा किसी और लड़की के आने पर बैन लगा दिया था, जिस वजह से घर के लोग उससे और भी ज्यादा सनकी और पागल कहने लगे थे। पर इससे अक्षय को कोई फर्क नहीं पड़ा। वही साहिल और सातवें दोनों के जैसे सपने ही पूरी तरह से टूट गए थे, क्योंकि जब भी मल्होत्रा फैमिली में कोई पार्टी होती थी, सबको साफ साफ बताया जाता था कि वह सब लोग अपनी कोई भी बेटी या फिर लड़की रिश्तेदार को नहीं ला सकते सिवाय अपनी पत्नी या फिर बहन के। इस वजह से बेचारे साहिल और सात्विक भी अभी तक सिंगल और कुंवारे थे।
क्योंकि उनका जल्लाद भाई ना खुद लड़कियों के करीब जाता था ना उन दोनों को कोई मौका देता था, पर फिर भी यह दोनों ऑफिस की लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, खासकर कि साहिल। आर्यन भी सभी लोगों के साथ चुपचाप मनोहर जी के होश में आने का इंतजार करने लगा। पीहू बच्चों की तरह मुंह बनाकर बैठी हुई थी और उसने मनोहर जी के दोनों हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए थे। कुछ देर बाद जब उसे उसके हाथों में हलचल महसूस हुई तब उसने देखा मनोहर जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रहे थे। वही यह महसूस करते हैं, पीहू जोर से चिल्लाई। दादू को होश आ गया। वहीं मल्होत्रा फैमिली जो एक कोने में बैठकर कैरम खेल रही थी, उन्होंने जैसे ही पीहू के चिल्लाने की आवाज सुनी सब लोगों ने खेलना बंद कर दिया और दौड़ते हुए बिस्तर की तरफ आ गए। वहीं मनोहर जी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उनके सामने पीहू का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। पीहू ने बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, दादू अब बताओ आप बेहोश क्यों हो गए थे? वहीं पीहू का सवाल सुनकर मनोहर जी की आंखों के सामने मल्होत्रा फैमिली की पागलों वाली हरकतें, अक्षय का भूखा भेड़िया वाला अवतार एक साथ आ गया। उन्होंने बार बार अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, बेटा पीहू बच्चे, मैंने आज तक ऐसी अजीब फैमिली नहीं देखी। इन सब को देखकर ही मेरा सर चकरा गया, इस वजह से मैं बेहोश हो गया। वहीं मनोहर जी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली के सभी लोगों का मुंह बन गया, क्योंकि उन सब के हिसाब से वह सब नॉर्मल ही थे। तभी कृपा जी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए मनोहर जी को देखते हुए कहा, देखिए होने वाले समधी जी, हम सब लोग नॉर्मल ही हैं, बस वह क्या है ना बाहर के लोग ज्यादा नॉर्मल है, इस वजह से हम उन्हें नॉर्मल नहीं लगते। इतना कहकर वह मनोहर जी को देखने लगे। मनोहर जी ने जैसे ही कृपा जी की बात सुनी उन्होंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए उनकी बेटी इसी घर में बहू बनकर जाने वाली थी। इस वजह से उन्हें उनके साथ अपने अच्छे रिश्ते बनाना जरूरी था। कुछ देर बाद मनोहर जी को ठीक लग रहा था, इस वजह से पूरी मल्होत्रा फैमिली, आर्यन, पीहू और मनोहर जी सभी लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। सब लोगों के हाथ में कुछ ना कुछ खाने की चीजें थी। असल में पीहू और मनोहर जी और आर्यन चुपचाप कॉफी पी रहे थे, पर मल्होत्रा फैमिली के हर इंसान के हाथ में अलग अलग खाने की चीज थी। जैसे संगीता जी के हाथों में पिज्जा, संजय जी के हाथों में कचौरी, वसुधा जी के हाथों में रसगुल्ले और बाकी सब के भी हाथ में कुछ ना कुछ। मनोहर जी यह देखकर हैरान थे कि मल्होत्रा फैमिली किसी बुक करो की तरह खाना खा रही थी, जैसे उन्हें सदियों से कुछ खाने को ना मिला है। वहीं अक्षय तो अपनी परिवार पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, उसका पूरा ध्यान पीहू पर था, जो कि खुशी से खून के साथ बातें कर रही थी। जैसे ही संगीता जी का पिज्जा खत्म हुआ उन्होंने आखिरी स्लाइस खाते हुए कहा, मैं कह रही थी कि हम अभी इन दोनों की शादी करवा देते हैं, क्योंकि मेरे पागल बेटे का भरोसा नहीं कब शादी से मुकर जाए। वैसे भी अभी तक मुझे इस पर शक है कि यह सच में लड़कियों को पसंद करता भी है या नहीं। संगीता जी की बात सुनकर मल्होत्रा फैमिली एकदम से खुश हो गए। वहीं अक्षय का चेहरा काला पड़ गया। उसने अपने परिवार वालों को घूरते हुए कहा, कितनी बार कहूँ कि मुझे लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, अगर आप लोगों को नहीं मानना है तो मत मानो, पर मुझे बार बार परेशान करना बंद करो। अक्षय की बात सुनकर संगीता जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी शादी या तो आज होगी या तो कल। संगीता जी की बात सुनकर सभी मल्होत्रा फैमिली के लोग बच्चों की तरह कहने लगे, हाँ हाँ शादी आज होगी या तो कल। तभी सबके बीच में एक छोटी सी बच्ची आकर खड़ी हो गई। यह कोई और नहीं थी, कुहूती टेबल पर खड़ी हो गई और दोनों हाथ कमर पर रखकर उसने कहा, ओके ओके, मेरे मामा और डैडी की शादी कल ही होगी, क्योंकि को बेबी को थोड़ी तैयारी करनी है उसके लिए। कुहू की बात सुनकर सब लोग उसे देखने लगे। संगीता जी ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ हाँ मेरी इंटेलिजेंट ग्रैंड डॉटर, बताओ बताओ हम कैसे शादी करेंगे। कुहू ने सबकी तरफ देखकर कुछ कहा, जिसे सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही सात्विक, साहिल और अवनी तो खुशी के मारे उछल नहीं लगे। कल देखना है इनकी अनोखी शादी। आई प्रॉमिस यू गाइस, ऐसी शादी आपने कभी नहीं देखी होगी।
आखिर क्या आइडिया दिया है हमारी शैतान को होने जानने के लिए बने रहे मेरे साथ।